नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र की। वन लाइनर क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, केवीएस, ईएमआरएस, आर्मी स्कूल और पीजीटी, डीएसएसपी के एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ एंड तक बने रहें। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हम जानते हैं हृदय। हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। उच्च रक्तचाप के समय हृदय के इस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है, तो याद रखना बाएं वेंट्रिकल को। यह ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, तो प्लीहा ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। आरबीसी का ही दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। क्या? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। चलिए, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? तो याद रखें रक्त प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स का ही अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने और रक्त जगने में यह तत्व सहायक होता है, यानी जगने नहीं जमने होगा। रक्त जमने में यह तत्व सहायक है, तो याद रखेंगे थ्रोम्बोसाइट। ये रक्त से संचारित होता है, तो रक्त से संचारित होता है एंजाइम, ऑक्सीजन और हार्मोन। मानव हृदय की सामान्य धड़कन क्या है? 72 से 75 बार या 72 से 80 बार या 70 से 80 बार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे, लेकिन औसतन देखा जाए तो 72 बार प्रति मिनट होता है, हम सब जानते हैं। हृदय गति को परिभाषित किया जाता है, तो हृदय गति को प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या को से परिभाषित किया जाता है। एक पूर्ण हृदय स्पंद जिसमें एक पट और एक अनुशीतलन होता है, उसकी अवधि कितनी होती है? तो 0.8 सेकंड। हम कह सकते हैं कि हृदय कितना विश्राम करता है? तो मात्र 0.8 सेकंड हृदय विश्राम करता है। ये निकलता कैसे है? तो याद रखना 60 सेकंड अर्थात समय बट्टे हार्ट रेट 72। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.8 सेकंड। लाल रक्त कणिकाओं में यह तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है, तो ऑक्सीजन और आरबीसी को कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। और हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? तो पालक आदि से प्राप्त होता है, और यह लौह तत्व के कारण रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। और हमारे शरीर में इतना लौह तत्व पाया जाता है कि लगभग 1 इंची की कील तैयार हो जाएगी, है ना। पूरे शरीर से अगर लौह इकट्ठा किया जाए तो 1 इंची की कील तैयार हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिकों का तथ्य है। रक्त का कार्य है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना। अर्थात रक्त क्या करता है कि ऑक्सीजन को ढोता है अर्थात लेके जाता है, और जो भी वृद्धि कारक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सबको भी कौन लेके जाता है? रक्त ही लेके जाता है। शरीर में धमनियों का कार्य क्या है? तो धमनी, ध्यान रखना, एक होता है सिरा और दूसरा होता है धमनी। तो सिरा से याद टैग करो थोड़ा सा सिर की ओर, तो रक्त सिर की ओर आ रहा है, यानी पैरों से सिर की ओर आ रहा है, तो हृदय की ओर।
रक्त लेके आती हैं और धमनियाँ हृदय से रक्त लेके जाती हैं। हृदय से रक्त लेके जाती हैं धमनियाँ। दूसरा से याद रखो, सिर की ओर अर्थात हृदय की ओर रक्त आ रहा है पैरों की ओर से, ठीक है। हृदय के दाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए इस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। याद रखेंगे, पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट, धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग कैसा होता है? तो धमनी हृदय से लेके जा रही है तो लाल रक्त ही होगा। और स्रावों में बैंगनी रंग मानते हैं। स्रावों में कैसा रंग होता है? बैंगनी। हृदय वाहिनी के इस हिस्से में रक्त का बहाव की गति सबसे कम होती है। तो रक्त के बहाव की सबसे कम गति कोशिका में होती है, क्योंकि कोशिका में जाकर के रक्त रक्त का ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। और वहाँ पर ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई भी है। नेक्स्ट, हैवी एक्सरसाइज करते वक्त यानी करते समय रक्त का प्रवाह बढ़ता है। तो याद रखेंगे, स्केलेटल मसल की ओर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो याद रखें, हार्ट से मसल के द्वारा। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा को कहते हैं। तो वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कार्डियक आउटपुट कहलाती है। हृदय की आउटपुट का सामान्य मान क्या है? तो हृदय का आउटपुट 5.04 लीटर प्रति मिनट है, अर्थात 1 मिनट में 5.04 लीटर रक्त हृदय से निकलता है। निलय से आने वाले प्रति यूनिट रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हृदयी आउटपुट। स्ट्रोक आयतन और हृदय गति का उत्पाद है तो कौन है? कार्डियक आउटपुट। व्यायाम के दौरान जब हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट हो और स्ट्रोक वॉल्यूम 100 ml प्रति बीट हो तो हृदय संबंधी आउटपुट कितना होगा? 16 लीटर प्रति मिनट होगा। 16 लीटर प्रति मिनट होगा। तो 160 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 16,000। 16,000 को ही हम क्या कह देंगे? भागित 1 करेंगे तो क्या निकलेगा? 16 लीटर। एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम। यह रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, अर्थात सर्व रक्तदाता किसे कहते हैं? तो ओ को। रक्त ग्रुप ए वाले व्यक्ति किसे किसे ग्रुप दे सकता है? तो एक तो अपने वाले ग्रुप को दे सकता है। सॉरी, ये उल्टा पढ़ रहा हूँ मैं। रक्त ग्रुप ए वाले व्यक्ति को कौन से ग्रुप वाले व्यक्ति रक्त दे सकते हैं? तो एक तो ए वाले दे सकते हैं और दूसरा ओ वाले दे सकते हैं। लेकिन मैंने अभी कहा था ए वाला किसे किसे दे सकता है? एक तो खुद को दे सकता है और एक ए बी वाले को दे सकता है। एक खुद को यानी ए वाला ए को दे सकता है और दूसरा ए बी वाले को दे सकता है। और किससे प्राप्त कर सकता है? तो ए खुद ए से ही प्राप्त कर लेगा और ओ से प्राप्त कर लेगा। एक वयस्क में रक्त की औसत मात्रा क्या होती है? एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। 1 ml रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो हम कहेंगे 1.5 लाख से 5 लाख। 1.5 लाख से 5 लाख। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आरबीसी एरिथ्रोसाइट का जीवन काल 120 दिन। और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ढोना। ऑक्सीजन को ढोना। एक होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन और इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पादन करना। और इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी जीवन काल 3 से 5 दिन। ल्यूकोसाइट इसका काम क्या है? संक्रमण से लड़ना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है तो फिर वही संक्रमण से लड़ना, अर्थात
जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? तो मोनोसाइट। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को आकर्षित करना और ले जाना, अर्थात आरबीसी का जो कार्य है वही हीमोग्लोबिन का भी कार्य है। मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 88%। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का लगभग कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है? तो कितना? 24%। रक्त अकेला हृदय ही ग्रहण करता है। रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना होता है? लगभग 90%। मनुष्य के सामान्य रुधिर में अधिकांश भाग होता है तो किसका होता है? प्लाज्मा का, क्योंकि 90% प्लाज्मा होता है। खून का तरल भाग क्या कहलाता है? तो फिर वही प्लाज्मा ही कहलाएगा। अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद प्रथम कुछ दिनों के दौरान इस भौतिक शारीरिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है। तो याद रखना, बढ़ा हुआ रक्तचाप। हृदय गति का रुकना किन रोगियों के लिए आम बात है? तो भाई उच्च रक्तचाप अर्थात बढ़ा हुआ रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रसंचरण तंत्र के अंगों में जिस अनुक्रम में प्रवाहित होता है उसके लिए सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले रक्त हृदय से महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनी में जाएगा और धमनी से कोशिका में जाएगा। सूची को मिलान कीजिए और सूची सुमेलित है। ग्लूकोज रुधिर शर्करा है। हीमोग्लोबिन ही आरबीसी है। डायफ्राम श्वासपेशी है और हार्ट हृदय यानी कार्डियक है। शरीर रचना एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था, हृदय में 3 मांसपेशियां पाई जाती हैं। बाहर की एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम और बीच की मायोकार्डियम और अंदर की एंडोकार्डियम। तो तीनों याद रखें। और यहाँ से पूछा उसने हृदय की मध्य कोर्ट्स कौन सी है? तो मायोकार्डियम। और हृदय की मांसपेशी कौन सी है? वैसे तो ये तीनों ही है, लेकिन हमें बीच वाली स्पेशल रूप से याद रखनी है, जिसका नाम क्या है? मायोकार्डियम। सामान्य मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो 250 से 300 ग्राम। जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन किस में करते हैं? mmHg में। तो कितना mmHg से अधिक हो तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर मानेंगे? तो नॉर्मल होता है 120/80, लेकिन इससे यदि बढ़ा हुआ है 140/90 है तो हम उच्च रक्तचाप का उसे रोगी मानेंगे। मानव का सामान्य रक्तचाप 120/80। एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? सिस्टोलिक का अर्थ मैंने अभी बताया था 120। तो 120 को ही एवरेज कहाँ से निकल के आता है? 110 से 125 mm। और डायसिस्टोलिक की बात करें तो वह कितना होता है? 80। स्पिग्नोमेनोमीटर किसका माप करता है? तो रक्तचाप का। परिसंचरण तंत्र मुख्य अंग किसका है? तो हृदय का। वेंट्रिकल किसका हिस्सा है? हृदय का। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। और यकृत में भी 4 चैम्बर होते हैं, याद रखें। ऊपर वाले एट्रियम यानी आलिंद और नीचे वाले वेंट्रिकल अर्थात निलय कहलाते हैं, याद रखें। दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद और बायां आलिंद। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? आलिंद। हृदय के किस भाग में चैम्बर अरोटा जुड़ा होता है? तो बाएं वेंट्रिकल से। बायां ऑट्रियम और बायां वेंट्रिकल के बीच वाल्व कौन सा होता है?
तो बायां वेंट्रिकल और बाएं एट्रियम के बीच बाइकुस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व होता है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य कौन सा कपाट है या कौन सी दीवार है? तो ट्राइकुस्पिड वाल्व। हृदय के इस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित होता है। तो बाएं वेंट्रिकल से। नेक्स्ट, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का नाम क्या है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल। इस अंग में रक्त ऑक्सीजन रहित होता है। तो दिल के अंदर। हृदय के दाहिने निलय वेंट्रिकल से रक्त बहता है फुफ्फुसी धमनी में। अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने और उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्राय खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं, जिससे रक्तचाप में कमी आती है तथा एकाग्रता बढ़ती है। तो याद रखें, बीटा ब्लॉकर्स का यूज कौन करते हैं? तीरंदाज और निशानेबाज। हृदय की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो याद रखें, मेसोडर्म से। हृदय की रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेसोडर्म से। हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। यह पक्षुआ में स्थित होता है तथा दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। इसमें 3 परत होती है जो हमने अभी बताई थी: पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम। प्रसंचरण तंत्र के 4 घटक कौन कौन से हैं? तो याद रखें, नंबर 1, धमनियाँ। धमनियों का कार्य क्या है? हृदय से रक्त को पूरे शरीर में लेके जाना। शिराएँ। शिराओं का कार्य क्या है? पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लेकर आना। रक्त। रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोता है और पोषक तत्वों को लेकर के जाता है, यानी पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाता है। हृदय। हृदय का काम क्या है? रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना। नेक्स्ट, कथन है, कड़े व्यायाम के दौरान कुछ अंगों में रक्त की आपूर्ति स्राव संकुचन के कारण कम हो जाती है और कुछ अंगों में रक्त प्रवाह स्राव प्रसार के कारण अत्यधिक बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। रक्त का प्रवाह 2 बिंदुओं के बीच दबाव अनुपात के समानुपातिक होता है और प्रवाह के प्रतिरोध का उल्टा समानुपातिक होता है। हाँ, बिल्कुल ये भी बात सही है। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र एवं पोषण। सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने खनिजों को आवश्यक माना गया है? तो याद रखना, 21। आहार में फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस और मिनरल्स में यह पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फाइबर। बचे हुए वसा में प्रयुक्त ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक कितना समय लगता है? तो हम याद रखेंगे कि वसा को पचने में 6 घंटे का समय लगता है। कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट युक्त। इस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित हैं। दूध। भोजन का कार्य नई कोशिकाएं बनाना और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, यह इसका मुख्य कार्य होता है। सही सुमेलित है। पोषण क्या है? अच्छे स्वास्थ्य कुंजी। वसा क्या है? ऊर्जा का सबसे प्रचुर स्रोत। कितना मिलता है वसा से? 9.1 किलो कैलोरी। प्रोटीन क्या है? शरीर की संरचनात्मक इकाई और इससे 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य क्या है? जीने का आधार है। और भोजन क्या है? समस्त शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो इससे भी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 4। और दंत सूत्र कितना होता है? 21, 23। 21, 23 दंत सूत्र होता है। और कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32।
शरीर के इस अंग में पायरिया संबंधित है, अर्थात पायरिया कहाँ कहाँ होता है, तो हम कहेंगे दांत और मसूड़ों में। वसा में घुलनशील विटामिन है एडक, ए, डी, ई, के, या कीड़ा कह दो, कीड़ा, कीड़ा। ध्यान रखना, कीड़ा वसा में घुल जाता है तो वसा में घुलनशील एडक या कीड़ा। पानी में घुलनशील गई भैंस, पानी में, बी और सी, भैंस। पानी में घुलनशील, बी, सी। इस विटामिन से रतौंधी होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो याद रखें विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। अंडा, केला, गाजर, आलू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अंडा, केला, गाजर, आलू में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, तो गाजर। नींबू, केला, अंगूर, खुबानी में से विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किस में होती है, तो खुबानी में। विटामिन ई से यह रोग हो जाता है तो प्रजनन संबंधी विकार हो जाता है, महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता। क्वाशोरकर किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन कमी के कारण क्वाशोरकर नामक रोग होता है। अंडा, खाद्य तेल, मांस, दूध में से प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो खाद्य तेल से प्रोटीन नहीं मिलता, जबकि अंडा, मांस और दूध से भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो विटामिन डी अंडा, यकृत और मक्खन में। एंटी रिकेट्स विटामिन किसे कहते हैं, तो एंटी रिकेट्स विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। सूर्य प्रकाश किसका स्रोत है, तो विटामिन डी का। और याद रखें विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी की बहुत सी कैटेगरी हैं, लेकिन हम विटामिन बी की कैटेगरी की अलग चर्चा करेंगे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन, चलिए बाद में देखते हैं। सूखा रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखें विटामिन डी। बच्चों में पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी प्रयुक्त ऊर्जा, विटामिन डी युक्त भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ना हो पाए, बच्चों में क्या बीमारी ना हो पाए, रिकेट्स। अर्थात हम कह सकते हैं विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। और किस विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के, विटामिन के। इस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है, विटामिन के। बेरी नामक रोग होता है, विटामिन बी। इस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है, तो याद रखें थायमीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमेन। रक्त अल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्था के कारण होता है विटामिन B12 की कमी। शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण है रक्त अल्पता, एनीमिया। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमेन, साइनोकोबालमेन। बढ़ते हैं आगे। विटामिन बी की कमी से जुड़ा हुआ लक्षण है तो त्वचा का पीला पड़ना, मुंह के छाले, दृष्टिगत समस्याएं। विटामिन की कमी, किस विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात होने का खतरा रहता है, तो विटामिन B12। यह विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वास्थ्य रखने के लिए जिम्मेदार होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और
फिजिकल एजुकेशन में आने वाले प्रीवियस ईयर प्रश्नों की इस क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।